हेलो दोस्तों, ये हुआ क्या है। हमारी एक दिन की मेहनत से ही अगर आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल की जो भर्ती है वो काफ़ी लंबे टाइम से जो अटकी पड़ी थी, उस भर्ती को जो है क्लियर करने के बारे में सरकार बात करने लग गई है। ये हुआ किस तरीके से है, किस कारण से हुआ है? क्योंकि हमने आवाज़ उठाई है। अगर हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और उसके बाद में हमारी जो बाकी की जो भर्तियां हैं, एसएससी जो जीडी है, जो 2018 के अंदर 17 अगस्त को जो इसके रजिस्ट्रेशन फार्म शुरू हुए थे, लेकिन इसकी जो ज्वाइनिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। उसके साथ में अगर देख सकते हो रेलवे के अंदर जो लोको पायलट या टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी 2018 के अंदर, उसकी भर्ती के भी कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाई है और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो सरकार अब तक जो है कंप्लीट कर रही है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि यूपीपीसीएल की जो भर्ती थी वो आपकी 2000 आई थी, लगभग 2019 के अंदर 4102 पोस्टें आई थी, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के तारीख देके और उसका जो फार्म था वो फार्म ही जो है नहीं भरवाया और उसके अंदर अभी जो भर्ती है उसने दोबारा से निकाली है, ठीक है। और उस भर्ती को उन्होंने क्या कर दिया कि 4102 की जगह के ऊपर 608 पोस्टें जो है निकाली है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी पोस्टें अगर उन्होंने कम की है तो ये पोस्टें बीच में भर ली उन्होंने, किस तरीके से भरी, किस तरीके से है, ये हमें भी तो बताए सरकार, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इन्होंने क्या कर रखे हैं कि प्राइवेट तरीके से लोगों को भरना शुरू कर रखा है, जिसको उन्होंने नाम दे रखा है अप्रेंटिस के तौर पर ये लोगों को रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि रेलवे है, रेलवे के अंदर अगर टेक्नीशियन की बात करें या यूपीपीसीएल की बात करें, पावर सिस्टम के अंदर बात करें, तो इसके अंदर आपके क्यों रख रहे हैं वो? क्योंकि आप देखिए कि अगर एक टेक्नीशियन की वैकेंसी सैलरी की बात करता हूं तो सैलरी लगभग 40,000 रुपए के करीब होगी। तो टेक्नीशियन को उनको 40,000 रुपए सैलरी पर मंथ देनी पड़ रही है, लेकिन वही काम वो अप्रेंटिस के तौर पे यानी कि प्राइवेट तौर पे वो आपका जो है 10 से लेकर 8,000 से लेकर 10-12,000 रुपए के अंदर जो है वो आपका काम करवा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी जो सैलरी है उसका 4 हिस्सों में से केवल और केवल एक हिस्सा लग रहा है। इसलिए वो सरकार क्या कर रही है, उसको इस तरीके से कर रही है। आप मेरे को ये बताइए कि या तो ये भर्तियां हैं उस पहले नहीं आ रही थी, या सरकार से इनकी भर्तियां जो है संभाली नहीं जा रही है, ये बात मेरे को बता दीजिए। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम लोग इन भर्तियों को निकालेंगे नहीं तो क्या होगा कि जो आपके निजीकरण की जो बातें चल रही है, उस निजीकरण के अंदर होगा क्या, तो जो बड़ा आदमी है वो बड़ा आदमी बड़ा हो जाएगा और जो छोटा आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, वो मध्यम वर्ग का आदमी और छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो सीधी सी बात यह है कि जो पढ़ने वाला जो बच्चा है वो कौन सा है, जिसके पास पैसे हैं, अच्छी गाड़ी है, वो क्यों पढ़ेगा? उसके पास बिजनेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकता है। लेकिन जो मीडियम क्लास का इंसान है, जो मीडियम क्लास के स्टूडेंट है, वो मीडियम क्लास के स्टूडेंट क्या करेंगे? उनके पास तो ऑप्शन एक ही है कि ऑप्शन एक है, सरकार उस ऑप्शन को भी छोड़ना नहीं चाहती है कि अगर वो स्टूडेंट पढ़ेगा तो ही तो सरकारी नौकरी लग पाएगा। अगर वो पढ़ेगा ही नहीं लेकिन उसको सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो उसके बाद में वो क्या करेगा? वो उसके पास डिग्री होगी, बीटेक की डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, एमटेक होगा, बीए होगी, बीएड होगी, एमए होगी, लेकिन उसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं होगा सरकारी नौकरियों का। तो वो आदमी क्या करेगा? कोई दिहाड़ी मजदूरी करेगा, और दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद में वो सोच के देखिए कि वो अपने आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, उस आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएगा क्या? तो अगर आने वाली वो पीढ़ी को पढ़ाएगा नहीं तो हम जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जिसको विकसित करने की बात कर रहे हैं, वो विकसित होगा क्या? वो विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसकी जो नींव है वो नींव ही युवा है, और उस युवा के सामने एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई का। और वो पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर पढ़ेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये बताइए मेरे को। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बात कही थी कि उठो, जागो और संघर्ष करो, और हमें ही उठना पड़ेगा, और हमारी लड़ाई है उसको हमें ही लड़ना पड़ेगा। और सरकार को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने खुद ने मोदी जी को वोट दिया है, मेरा हक बनता है कि मैं उनको इसके बारे में मैं उनसे पूछूं, ठीक है। मैंने हमारे जो मुख्यमंत्री जी है राजस्थान के, अशोक गहलोत जी, मैंने उनको भी वोट दिया। उनसे भी मेरा जो है हक बनता है कि मैं उनसे भी पूछूं कि ये हो क्या रहा है, कि अगर आप ये देख रहे हो। लेकिन मैं आपको राजस्थान का भी एक चीज़ दिखाता हूँ, राजस्थान के एक आंकड़ा दिखाता हूँ, जिसके अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर उन्होंने दिखा रखा है कि एक घोषणा हुई है जिसके अंदर उन्होंने 9,000 पोस्टें टेक्नीशियन की जो है 9,000 पोस्टें टेक्नीशियन की भर्ती करने की बात की थी,
ठीक है, लेकिन उन 9000 पोस्टों के ऊपर बात हुई है, लेकिन अब तक उनके ऊपर ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना उसके बाद में भर्ती निकालने की बात हो रही है, ज्वाइनिंग देने की बात तो दूर की बात है। लेकिन अब देखते हैं कि जो पुरानी भर्तियां थी अपनी, ये तो नई भर्ती की बात है, लेकिन अपनी जो पुरानी भर्तियां थी वो पुरानी भर्तियां भी तो कहाँ पूरी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो सरकार से एक अनुरोध है कि अगर हमारा जो युवा है उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दिहाड़ी मजदूरी करेगा, वो बिजनेस नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए ना तो आप उसको लोन प्रोवाइड करवा रहे हो, क्योंकि लोन भी उसी को मिल रहा है जिसके पास या तो पुराना बिजनेस चल रहा है, ठीक है, या जिसके पास उस बिजनेस को वापस करने की जो है काबिलियत होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर लोन नहीं मिलेगा और सरकारी भर्ती नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो जो पढ़ा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो क्या करेगा, दिहाड़ी मजदूरी करेगा। और आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, उस आने वाली पीढ़ी को भी वो आप क्या चाहते हो कि वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए, सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाए। जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा मैं, मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या जो छोटे लोग हैं, ठीक है, जो आपके गांव से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, गांव से चलकर जो बाजार के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये कोचिंग की फीस भरते हैं, ठीक है, जो रूम पे रहते हैं, जिनकी फैमिली जो है खेती बाड़ी करती है, दिहाड़ी मजदूरी करती है और अपने बच्चों को पढ़ा रही है, और पढ़ा किस लिए रही है, तो पढ़ा रही है इस सरकारी नौकरी के लिए। और अगर ये सरकारी जो नौकरी है, ये सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, तो उसके बाद में जो आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, उसको ये सरकारी नौकरी के बाद में जो पढ़ी हुई जो नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज कहाँ पे करेंगे, बट्ठल चकने में करेंगे क्या, ये बात तो मेरे को बता दीजिए। दिहाड़ी मजदूरी करेंगे तो किस तरीके से अपने जो उसका नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज कर पाएंगे। जिसके पास अगर पैसे हैं तो वो पैसे के लगा के भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है वो करेगा क्या, तो उसके सामने तो ऑप्शन एक ही है। तो सारे भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जितने भी जो YouTube चैनल वाले हैं, जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो सारे के सारे इस मुद्दे को उठाएं, ताकि ये जो SSC CGL की जो उन्होंने बात की है, जब तक SSC CGL की ज्वाइनिंग नहीं होती है, जब तक सैलरी अपने अकाउंट में आनी शुरू नहीं होती है, तब तक इसको भी छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है, हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उन्होंने अभी तक बात की है, और बात करने से कुछ नहीं होता, बात करने से सरकारें नहीं चलती। ये भर्तियां जो है, इन भर्तियों के बारे में बात चल रही है। भर्तियां ये जैसे ही इनके चुनाव होने वाले होते हैं, ये भर्ती निकाल देते हैं, लेकिन उसकी जो ज्वाइनिंग है, उस ज्वाइनिंग का पता ही नहीं होता कि 5 साल में होगी, 4 साल में होगी, 3 साल में होगी। लेकिन आप एक काम कर दीजिए, आप देखते हो कि 10वीं 12वीं के पेपर होते हैं, एक फिक्स टाइम होते हैं, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे उनका रिजल्ट आता है, एक फिक्स टाइम पे उनके पेपर होते हैं। बोर्ड की परीक्षा इस टाइम होगी, 9th 10वीं की परीक्षा, 9th की परीक्षा, 11वीं की परीक्षा इस टाइम होगी। आप लोग ये चीज़ें कर देते हो, तो ये चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हो तो आप उसी तरीके से ये जो सरकारी नौकरी की भर्तियां आ रही है, इन भर्तियों को भी इसी तरीके से करिए कि हमें एक फिक्स तारीख दे दीजिए कि आपकी भर्ती इस टाइम निकलेगी और इस टाइम आपका जो है एग्जाम होगा और इस टाइम आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो हमें भी तसल्ली मिल जाए कि हाँ हमारी ज्वाइनिंग इस टाइम हो जाएगी। आपने तो ये खेल बना रखा है, आपने तो ये खेल बना रखा है, इसका कोई पता ही नहीं है कि ज्वाइनिंग कब होगी, इसके बाद में एग्जाम कब होंगे। आप लोग जो है निकाल देते हो, वैकेंसी निकाल दी, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 1000 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये मांग लेते हो। अभी ये जो UPPCL की आपकी भर्ती आई हुई है, उसके ऊपर आपने जो है, अगर वो स्टेट का है, यूपी स्टेट का है, तो आपने 700 रुपये फीस मांग ली, अगर अदर स्टेट का है तो आपने 1000 रुपये मांग लिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो बाकी की भर्तियों की, तो बाकी की भर्तियों में भी आपने यही कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग, अगर मैं एक कोई भी भर्ती को देखता हूं कि आपने 500 रुपये कोई भर्ती की फीस ले ली, ठीक है, और 2 साल तक उस भर्ती को आपने कंप्लीट नहीं किया, और उस भर्ती के अंदर आपने बोल दिया कि 500 में से आपको 400 रुपये जब एग्जाम दोगे उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद में आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन इस भर्ती का आपने पेपर ही 2 साल तक नहीं लिया, और अगर इसका पेपर 2 साल तक नहीं लिया, और अगर हम पीछे देखें 2.5 करोड़ फार्म भरे गए थे, तो 2.5 करोड़ फार्म भरे गए थे, 2.5 करोड़ फार्म भरे गए थे। इसका मतलब क्या है? 2.5 करोड़ फार्म भरे गए थे, तो 2.5 करोड़ अगर फार्म भरे गए थे तो 2.5 करोड़ लोगों से आपने 500 रुपए लिए हैं,
ठीक है, तो कितना पैसा हो गया। और इतने पैसे के ऊपर आपने लगभग 2 साल तक अगर उस पैसे को वापस नहीं किया है तो उससे आधा पैसा तो ब्याज के तौर पे कमा लिया। ये तो आपने बिजनेस बना रखा है। तो इस बिजनेस को बंद करिए और इन भर्तियों के लिए आप एक फिक्स तारीख कर कीजिए कि इस तारीख को हम लोग एग्जाम लेंगे, इस तारीख को हम रिजल्ट निकालेंगे और इस तारीख को जो है, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ताकि हमें भी पता हो कि हाँ हमें इतने लंबे टाइम तक कोचिंग करनी है। अब बच्चे एग्जाम दे देते हैं, ज्वाइनिंग का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है। हमारा एक भाई बंधु है, ठीक है, जिसकी 4 महीने से जो है एग्जाम सारे क्लियर है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। और ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण वो क्या कर रहा है, गांव में बैठा है, अपने खेतों के अंदर काम करवा रहा है, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं है कि ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। क्या पता भर्ती रद्द कर दी जाए। तो आप इसको एक फिक्स चीज़ करिए ताकि पता लगे। अभी एसएससी जो जीडी है, मेरा एक दोस्त है, उसकी सिस्टर का एग्जाम क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग इस चीज़ को एक फिक्स जगह के ऊपर करिए ताकि हमें भी पता चले। स्टूडेंट की तरफ से हमारी अपील है ये, हम आपके ऊपर कोई भी दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ये अपील है। और अगर आप चाहते हो कि हम हमारी अपील अगर आप नहीं सुनते हो तो उसके बाद में दबाव बनाने का काम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के हम लोग युवा हैं, ठीक है, और इस युवा का ऊपर ही आपका जो देश है निर्भर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो यही युवा डिसाइड करेगा। अभी कोरोना के काल में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है आपने, 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। मेरे को ये बताइए कि अगर भारत के एक व्यक्ति को अगर 1 करोड़ रुपए भी हम देते हैं ना, अगर भारत के एक व्यक्ति को अगर आप 1 करोड़ रुपए भी देते हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी 135 करोड़ रुपए ही लगते हैं। 135 करोड़ रुपए के अंदर अगर आप दे देते हो तो एक मीडियम क्लास का व्यक्ति आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो कभी नहीं करेगा। करके देख लीजिए अगर आप कर सकते हो तो। आप एक व्यक्ति को, जो मीडियम क्लास का व्यक्ति है, उसको 1 करोड़ रुपए दे दिए और उसके बाद में उससे कहिए जो वापस कर सकता है वो वापस दे सकता है, तो उसमें से आधी जनता जो है आपको वापस कर देगी। अभी कोरोना काल चल रहा था, हमने आपको पूरा सपोर्ट किया है। आपने बोला कि चाइना बाइकआउट करना है, तो चाइना बाइकआउट के लिए मैंने खुद ने अपने स्मार्टफोन के अंदर से सारे ऐप डिलीट किए हैं। उसके साथ साथ में जो भी चाइनीज सामान था हम बाहर से परचेज नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम आपको पूरी की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी भी सपोर्ट है जो हमें पूरी मिलनी चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो अगली बार चुनाव फिर से आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर ये युवा आपके अगर खिलाफ हो गया तो उसके बाद में आपकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के अंदर हम ये नहीं बोल रहे कि हम कांग्रेस की तरफ से हैं, हम भाजपा की तरफ से हैं, हम ये सा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम एक युवा हैं और हम स्टूडेंट की तरफ से बोल रहे हैं। और स्टूडेंट जो है, हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मेरे खुद के पास पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, वो यही बताते हैं कि सर आज पैसे नहीं थे इसलिए घर से आ नहीं पाया, बस से आने के लिए किराया नहीं था। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो उन बच्चों का भविष्य आप खराब मत करिए, क्योंकि वो बच्चे हैं वो आपके लगभग 90% अगर कोई बच्चा मास्क लेके आते हैं कई बार तो उनके घर वालों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, कि आगे बच्चे को पढ़ाना कैसे है। पढ़ाना कैसे है ये चलो बात दूर की है कि उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए अगर कोई मेरे वर्गा जैसा बंदा है वो राय दे देता है तो उसके बाद में उनके पास पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये जो पार्टीबाजी वाला जो सिस्टम है उसको बंद करिए, और ये जो भर्तियां हैं उनको आपकी जो चुनाव टाइम है उस टाइम में निकालने की जगह के ऊपर आप जब उस भर्ती की तारीख टाइम हो उस टाइम पीरियड में निकालिए, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को इनको फ़ायदा हो सके। क्योंकि अगर आप इस भर्ती को अगर अभी कंप्लीट नहीं करते हो तो इस बच्चे की जो अगर कोई एज कंप्लीट होने वाली है, तो अगर आपने 3-4 साल भर्ती नहीं निकाली तो ये बच्चा तो ओवर एज हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में उसको जो भर्ती का फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम मत करिए कि बच्चे के सामने ऑप्शन नहीं रहे, उसको काम करना पड़े। काम करने के बाद में आपको बताया कि पढ़ाई के साथ साथ में अगर वो काम करेगा तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा और पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो सभी यूट्यूबर से जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं, और जो आपको हैशटैग दिख रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर के ऊपर जाके और आप कमेंट कीजिए, ताकि ट्वीट कीजिए, ताकि जो सरकार है उस सरकार तक हमारी जो बात है वो पहुंच सके, और ये जो उन्होंने खेल बना रखा है इस खेल को ख़त्म किया जा सके। तो जय हिंद, जय भारत।